नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी। एमसीएक्स पर 69,465 रुपए तक पहुंचा जून वायदा। चांदी में 3% की उछाल। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार नीचे से सुधर कर बंद। मिरर स्मॉल कैप में खरीदारी। पीएसयू बैंक, पीएससी, आईटी शेयरों में खरीदारी। रियलिटी, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स में गिरावट। आने वाले दिनों में सबको अफोर्डेबल हेल्थ केयर और वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेक्टर विकसित करने पर होगा जोर। विकसित भारत के लिए 27 थीम की हुई पहचान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी ने किया जमानत का विरोध। संजय सिंह की रिहाई पर आप दफ्तर में जश्न। वायनाड से राहुल ने भरा लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा। प्रियंका के साथ रोड शो भी किया। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने भी किया नामांकन। भूकंप के भयंकर झटकों से हिला ताइवान। 25 साल की सबसे बड़ी तबाही। जापान, फिलीपींस तक झटके। सुनामी का अलर्ट। भारत ने जारी की एडवाइजरी। टोयोटा की नई अर्बन क्रूजर टाइजर लॉन्च। माइलेज दमदार, तूफानी रफ्तार। 8.25 लाख से कीमतें शुरू। किया सोनेट, हुंडई वेन्यू से होगा मुकाबला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोने की कीमतों के साथ, जिसमें लगातार तेजी दिखाई दे रही है। आज भी एमसीएक्स पर जून वायदा 69,465 तक पहुंच गया। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी बताएं, सोने की कीमतें तो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या है पूरा न्यूज अपडेट? एक और नया दिन और एक और नया ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखा है। भावों में लगातार एक तरफा तेजी है। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो सोने के भावों में करीबन 10% का इजाफा हम देख चुके हैं। भारतीय बाजारों में 70,000 के बहुत करीब यहाँ पर भाव अब बनते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक तरफा तेजी आपने सोने में आते हुए देखी है। एक तो ये कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में वो अब थोड़ा सा फैलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमने इजराइल और सीरिया से आते हुए देखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह की ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी है उसका सपोर्ट है। और तीसरा, बहुत ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग अब यहाँ पर हमने हेज फंड्स, फैमिली हाउसेस की तरफ से आते हुए देखी है। और इन स्तरों पर भी हमने ईटीएफ बाइंग एंड रिटेल बाइंग चाइना की तरफ से बनते हुए बरकरार देखी है, जिसका पूरा फ़ायदा है। तो काफ़ी हद तक जो ये तेज़ी है ये स्पेकुलेटिव भी नज़र आती है। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भाव डिस्काउंट पे हैं, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, ऑल टाइम हाइज हैं, यहाँ पर रिटेल बाइंग काफ़ी हद तक कमज़ोर है। मार्च के महीने में करीबन 50-60% गिरती हुई नजर आई थी और अप्रैल में क्योंकि जिस तरह का इस क्वार्टर की शुरुआत हुई है, लगता है दबाव बरकरार रह सकता है खरीदारी के लिहाज से। लेकिन जहां तक प्राइसेस की बात है, बाजार को अब भी लगता है जिस तरह का मोमेंटम है, इवन एज सोना अब यहाँ पर ओवर बॉट है, लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। अगर जून फ्यूचर्स देखें कॉमेक्स में तो वो $2300 पार कर चुका है। बाजार को लगता है कि 2320, 2340 तक एक रेजिस्टेंस बनेगा और वहां से फिर $100-150 की करेक्शन आप आता हुआ देखेंगे। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, अब ये मान के चला जा रहा है कि 65-68,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको सोना उन स्तरों पे मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं सोने में तेजी पर कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी का कहना है कि ये जो तेजी दिखाई दे रही है, इसके पीछे वजह हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो सोने की मांग है, उनका मानना है कि काफी कम है। देखिए, मार्केट में जो डिमांड की बात है, अभी अगर आप ज्वेलरी सेक्टर के हिसाब से देखें तो वी आर इनटू नॉट व्हाट यू कैन से कि अभी मंदी का माहौल है। ज्वेलरी की बिकवाली ज्यादा है नहीं, क्योंकि अभी सीजन है नहीं। अराउंड दिवाली अराउंड होली हमेशा मार्केट जो है वो स्लो डाउन मोड पे रहता है। एक हल्का सा करेक्शन, मैं बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं कहूंगा, लेकिन एक हल्का सा करेक्शन का वेट हो रहा है। इट कुड बी अराउंड 2170, 2170, 2200 के आसपास। जैसे ही गोल्ड आएगा एक अच्छी लिवाली निकलेगी ज्वेलर्स की तरफ से।
सोने के बढ़ते दाम से कस्टमर परेशान है, शादी का सीजन है और गोल्ड खरीदना मुश्किल हो रहा है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये रिपोर्ट। ज्वेलरी शोरूम में इन दिनों इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और ये नज़ारा सिर्फ अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। पिछले 2 महीने में सोने के दाम में भारी उछाल आया है। ऐसे में ग्राहक के लिए सोने की खरीदारी मुश्किल हो गई है। मैं यहाँ गोल्ड देखने आई थी, लेकिन गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये डायमंड डिज़ाइन देख रही थी। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है और काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो अभी गोल्ड को होल्ड पे रखते हैं और ये डायमंड खरीदना सोच रहे हैं। ज्वेलरी का प्राइस ही इतना ज़्यादा है तो फिर 50% हम लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। अभी बाद में जैसे गोल्ड का भाव कम होगा तो फिर देखेंगे। अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में सोने में 30 से 50% खरीदारी कम हो गई है और अभी कुछ समय तक दाम बढ़े हुए रहेंगे। इसके चलते ग्राहक अभी डायमंड की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये इस गोल्ड प्राइस के इंक्रीज में मैं देखता हूँ हमारी 50% की सेल एक डाउन हो गई है। बट सिल्वर लाइनिंग ये है केतन जी कि एक नई कैटेगरी राइज हो रही है विच इज़ डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। हमें जितना डिक्लाइन गोल्ड ज्वेलरी में देखने मिला है उतना ही अच्छा रिस्पांस लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में देखने मिला है। जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं, डायमंड के प्राइसेस कम हो गए हैं। ज़्यादातर ग्राहक इस स्थिति में सोने को खरीदने के लिए परहेज कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई है तब दाम कम होने के बजाय बाद में बढ़ ही जाते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा और इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 73,877 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक गिरकर 22,435 पर बंद हुआ। ये मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। तो यतिन, ये बताएं कि आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर में सुस्ती दिखाई दी? सबसे पहले अगर हम बाजार के सेटअप की बात करें तो ग्लोबली हमने देखा है कि वैश्विक बाजार थोड़े बहुत प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल मंदी के लक्षण के बाद हमने थोड़ा बहुत ओपन वीक किया था। हालांकि इंट्राडे में अच्छी खासी रिकवरी बाजार ने देखी थी। आज ऑब्वियसली निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो फोकस में बैंक्स ही रहे। हालांकि पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया। पीएनबी, एसबीआई जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी नीचे के लेवल से तेजी आपको आती हुई नजर पड़ी। और अगर हम बात करें आज के सेक्टर्स की तो क्लियरली निफ्टी पीएसयू बैंक आज का टॉप गेनिंग सेक्टर था। लगभग 2% का इजाफा यहाँ देखने को मिला। आईटी और मीडिया स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑब्वियसली मेटल शेयर्स खास करके जो नॉन मेटल फेरस है यहाँ आपने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एक्शन देखा तेजी की तरफ। तो ओवरऑल बाजार का जो एडवांस लिक्विडिटी रेशियो था वो भी हेल्दी था और मार्केट का सेटअप भी हेल्दी था। ओके यतिन, तो ओवरऑल अगर मार्केट का आपसे हाल जानना चाहें तो आज किस तरह से रही मार्केट में रफ्तार? देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो गेनिंग लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स थे। अगर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो ये निफ्टी का नया एडिशन है। 4% की तेजी यहाँ देखने को मिली। एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली। नए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अपग्रेड के बाद दिवीज के शेयर में लगभग 2% की तेजी देखने गई। और अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के पहले जो कुछ ही हफ्तों में आने वाले हैं यहाँ तेजी बरकरार रखी। अगर हम फ्लिप साइड पे देखें तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स खास करके कोटक महिंद्रा बैंक में आपने एक डिक्लाइन देखा। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आज फोकस था डिफेंस शेयरों पे। तो कोची शिपयार्ड से लेके जीआरएससी बहुत सारे ऐसे शेयर से जहां 5 से 10% की तेजी के मूव देखे आपने। केप्री ग्लोबल, सेरा सैनिटरी वेयर, जीएसएफसी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फ्लिप साइड पे रियल एस्टेट शेयर खासकर सिग्नेचर ग्लोबल जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। उषा मार्टिन और एचईजी जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको आज नजर आती हुई पड़ी। और पीएसयू बैंक्स की जैसे मैं बात कर रहा था, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी शेयर्स में आपने 5 से 10% के आसपास के मुंह देखे। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार में उठापटक पर कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि अभी ग्लोबल और घरेलू मुद्दों से बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उनके मुताबिक निवेशक मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, इंफ्रा, रियलिटी थीम में पैसा लगा सकते हैं। यूएस में जिस तरह से डेटा आए हैं, लगता है फेड शायद रेट कट को थोड़ा डिफर कर देगा। ऑयल और एनर्जी प्राइस के दाम भी बढ़े हैं एंड जियोपॉलिटिकली कुछ चीजें ऐसी घटित हुई है जिससे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा।
एक जो बड़ी थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय कंपनीज कई सालों से अपना सिक्का जमाए हुए हैं। उनके लिए डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों खुल रही है। दूसरा एक सेक्टर जिसके ऊपर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं वो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है। सीमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, रियल एस्टेट हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हैं। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो गया है चुनावी महासंग्राम की खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला है। राहुल के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। नामांकन भरने से पहले राहुल ने प्रियंका गांधी के साथ रोड शो भी किया। राहुल ने वायनाड की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को चूना लगाया है। तेजस्वी ने मोदी के परिवारवाद वाले बयान का भी करारा जवाब दिया है। परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है। चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे बीजेपी के, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां और नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत 10 लोकसभा सीटों के 22,648 बूथों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें जीत के टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक पोलिंग बूथ नहीं जीतते हैं तब तक चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए एक लक्ष्य लेकर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को हमेशा गलत साबित किया है। यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता जो जानते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते। वहीं मुजफ्फरनगर में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने 400 पार का नारा दोहराया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर
कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। इधर यूपी के गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि 2019 में मैंने पीएम मोदी के साथ यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मेरठ और गाजियाबाद में जो कुछ भी होता है उसका असर देश भर में देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार करने वाले जेल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री भ्रष्टाचार में के आरोपों में जेल जा रहे हैं और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया जा रहा है। बहनों भाइयों, यह सब सारी एजेंसियां स्वतः काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? यदि हमारी सरकार बिना किसी आरोप के, बिना सबूत के यदि किसी को गिरफ्तार कर रही है, हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अदालतों के द्वारा भी जो उनको राहत मिलनी चाहिए वह राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं मेरे बहनों भाइयों, इसलिए नहीं मिल पा रहे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद शशि थरूर ने भी चौथी बार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से होगा। नामांकन के दौरान शशि थरूर के साथ विधायक एम विंसेंट, वीएस शिवकुमार समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले थरूर ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और पंजाब वंगड़ी मंदिर में जाकर निर्वाचन क्षेत्र के जो दूसरे मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करी। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर मतदान 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होगा। इधर बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसे घर वापसी बताया है। विजेंदर सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। अब पीएम मोदी और अमित शाह की वो आलोचना भी पहले करते रहे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया है। मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। तो लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। नए गठबंधन और समीकरण बन रहे हैं। यूपी के लिए क्या है पार्टियों का प्लान और अखिलेश की क्यों बड़ी मुश्किल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आने वाले दिनों में सभी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर मुहैया कराने और वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेक्टर विकसित करने पर फोकस देखने को मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने 2047 तक जिस विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसके तहत 27 अलग अलग थीम के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। तो इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, विकसित भारत के लिए जो 27 थीम की पहचान की गई है उसमें अहम कौन कौन से हैं? देखिए, 27 थीम में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा और 27 थीम में सबसे पहले नंबर पे जो था वो था आपको अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर के। इसमें सस्ते इलाज लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी को मिले सस्ता इलाज, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए इस पर फोकस किया जा रहा है। ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी सस्ता इलाज जो है ये सिर्फ सस्ता ही ना हो, बेहतर क्वालिटी का हो, ये भी उसका एक मुख्य ध्येय है। और हेल्थ केयर के साथ साथ एक और चीज को महत्वपूर्ण जोड़ा गया है, वो है वेलनेस को लेकर के। सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं, दरअसल वेलनेस पर भी खास फोकस किया जा रहा है इस 27 थीम में जो सबसे पहले नंबर की थीम है। और इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना,
आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, प्राथमिक हेल्थ केयर के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलना, इस पर फोकस है। दूसरे नंबर पे जो है वो है आपको शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन और स्किल, इस पर भी जोर दिया गया। सिर्फ डिग्री ना मिले बल्कि ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि नौकरी भी मिल जाए, और स्किलिंग पर खास फोकस किया गया है। ये तो आपको रहा हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसी बातें, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसमें वर्ल्ड क्लास के फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे विकसित किया जाए, इस पर जोर रहने वाला है। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इक्विटी मार्केट हो, दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम हो, उसको ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को टक्कर दे सके, इस पर फोकस किया गया है। एक और चीज वो है स्टार्टअप को लेकर के। स्टार्टअप, अब तक भारत के स्टार्टअप भारत में काम करें, इस पर जोर रहा है, लेकिन ये स्टार्टअप पर अब विकसित करेंगे जो खासतौर से दुनिया में अपने काम कर सके। तो स्टार्टअप फॉर द वर्ल्ड का नाम दिया गया इस थीम में। एक और महत्वपूर्ण बात, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में फोकस तो रहता है हर बार, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह की इंडस्ट्री की जरूरत है उसको फोकस किया जाए। ऐसे 27 थीम है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता लोग बाहर जाकर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो अधिकारी लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं लगातार बैठकों में व्यस्त हैं और इस विकसित भारत के लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि जैसे नई सरकार आएगी उस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी, उस पर अमल शुरू किया जाएगा ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाया जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण जी। विकसित भारत का पूरा रोड मैप एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए अब बात करते हैं विस्तारा विवाद की, जिसे सुलझाने के लिए आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पायलटों के साथ मैनेजमेंट भी मौजूद रहा। इसके साथ आज भी करीब 50 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तो इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। तो रोहन, ये बताएं कि आज भी 50 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द की गई हैं। तो विस्तारा को लेकर आज जो कंट्रोवर्सी है उसको सुलझाने के लिए जो बैठक हुई थी, क्या कुछ डेवलपमेंट उसमें हुआ है? जी बिल्कुल, आज भी अगर हम कहें तो कुल मिलाकर अगर आप कैंसिलेशन और डिले को मिला दें तो 50 के लगभग फ्लाइट्स जो हैं वो प्रभावित हैं विस्तारा की, और कल भी लगभग इतनी संख्या थी, और पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि डिलेज और कैंसिलेशन लगातार चले गए थे। आज एक कोशिश हुई, जो सीईओ हैं विनोद कन्नन, उनकी एक बैठक हुई, जो तमाम पायलट एसोसिएशन है, पायलट के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत हुई, उनकी मैनेजमेंट के सदस्य भी थे उसमें, इसके अलावा HR भी थे वहाँ पे। लेकिन जो पूरा मुद्दा है, जो पायलट्स की डिमांड थी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। पूरा जो मुद्दा था मीटिंग में वो रोस्टरिंग पे चला गया। सीईओ की तरफ से ये कहा गया कि वे रोस्टरिंग के मुद्दे को देखेंगे, जो शॉर्टेज है उसको दूर करने की कोशिश की गई। हाँ, ये ज़रूर कहा पायलट से सीईओ ने कि आप जल्दी से जल्दी काम पे लौटिए, ज़्यादा सिक लीव मत लीजिए। लेकिन जब पायलट्स की तरफ से ये इशू उठाया गया कि हमारी जो मुख्य समस्या है वो तो सैलरी स्ट्रक्चरिंग को लेकर है, हम जो है जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है उसमें ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आप एक लिखित रूप से हमें मांग सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो जब तक जो हमने कुछ 2-4 पायलटों से बात की तो उनका यही कहना था कि वो फिलहाल संतुष्ट नहीं दिखे इस बैठक से। तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। हालांकि कोशिश DGCA लगातार हर दिन निगरानी कर रहा है। आज भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है सिंधिया, उन्होंने भी इस पर निगरानी रखी है, लेकिन जो की इश्यूज है पायलट के वो भी सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ये जो डिले का सिलसिला है वो आने वाले जो वीक है उसमें भी जारी रह सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। इस बार प्रचंड गर्मी में भी बिजली नहीं कटेगी, सरकार ने इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है पूरी रणनीति, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, गर्मी में पावर कट ना हो इसके लिए सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है? देखिए, जब से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि प्रचंड गर्मी इस बार पड़ने वाली है, लगातार पावर मिनिस्ट्री में बैठकों का दौर चल रहा है। और खास बात यह है कि लोकसभा उम्मीदवार होने के बावजूद पावर मिनिस्टर RK सिंह इन बैठकों में बैठ रहे हैं, और इसमें एक रणनीति बनाई गई है कैसे प्रचंड गर्मी में भी बिजली की कटौती ना हो। और इसके लिए जो सबसे बड़ी रणनीति यह है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको कहा गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से बिजली का उत्पादन करिए। जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है, यानी जो अपने खपत के लिए पावर प्लांट लगाए थे, उनके पास अगर अतिरिक्त बिजली पैदा हो रही है तो उसको तुरंत पावर एक्सचेंज को बेचिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जो गैस से बिजली पैदा करते हैं, उनको कहा गया कि आप उत्पादन क्षमता का काफी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। तो ऐसे में गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है गैस खरीदने के लिए भी तैयार रह सकते हैं, गैस खरीद करके बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे गर्मी के दिनों में प्लांट का
मेंटेनेंस होता है, तो ये मेंटेनेंस जो होता है उसको टालने का फैसला लिया गया है कि आप मेंटेनेंस फिलहाल मई जून में मत करिए, मानसून के टाइम में करिएगा। अभी पावर डिमांड काफी है, मेंटेनेंस करेंगे तो बिजली की किल्लत हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर इंपोर्टेड कोल का भी इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से चौतरफा रणनीति बनाई गई है और आने वाले दिनों में इस हफ्ते भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ। तो मुझे लगता है कि प्रचंड गर्मी में बिजली ना कटे इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दूं कि पिछली बार जब गर्मी हुई थी तो पीक पावर डिमांड जो है पिछले साल के मुकाबले 13% तक बढ़ गया था। तो इस बार भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही वजह कि सरकार अभी से रणनीति बनाए हो रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान अगर बिजली कटती है तो एक राजनीतिक मुद्दा न बन जाए, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बार जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो आपकी बिजली गुल ना हो, इसलिए सरकार तैयारी कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इनकम टैक्स बचाने के लिए घर किराए का फर्जी क्लेम करना भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने एचआरए फ्रॉड के हजारों मामले पकड़े हैं। इन सभी मामलों में विभाग ने टैक्स नोटिस जारी कर टैक्स पेयर से सफाई मांगी है। देखिए ये पूरी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 से 10 हज़ार ऐसे मामले पकड़े हैं जिनमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फर्जी एचआरए क्लेम किया गया है। इनमें से कुछ मामलों में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स छूट हासिल करने के लिए लोग किराए की फर्जी रसीद और मकान मालिक का गलत पैन नंबर दे देते हैं। विभाग ने पैन डिटेल्स के जरिए मकान मालिक से पूछताछ कर फर्जीवाड़ा पकड़ा है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि विभाग गलत तरीके से डिडक्शन या छूट की कड़ी निगरानी कर रहा है। अब प्रोसेसिंग हो गई है एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू। मशीन लर्निंग और एआई ने सारी चीज़ों को सर्वर पे आपस में कनेक्ट कर दिया। आप किसी का पैन दे रहे हो कि मैं उसको रेंट पे कर रहा हूँ, बट वो आदमी अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त रेंटल इनकम शो नहीं कर रहा, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी रिक्वायर्ड है कि वो भी टेनेंट का पैन दे, तो वो शो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे वो पकड़ में आ गया कि ये जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं ये फेक क्लेम करी हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 1013A के तहत कंपनी की तरफ से कर्मचारी को मिलने वाले एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। छूट लेने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी किराए के मकान में रहता हो और मकान मालिक को हर महीने चेक या ऑनलाइन माध्यम से किराया पेमेंट करता हो। 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना किराया चुकाने पर एचआरए क्लेम करते वक्त मकान मालिक का पैन डिटेल्स देना जरूरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में ये चेक करता है कि मकान मालिक ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये जानकारी दी है या नहीं। अगर नहीं दी है तो ये गड़बड़ी साफ तौर पे पता चल जाती है। लिहाजा समझदारी इसी बात में है कि टैक्स पेयर आइंदा से गलत एचआरए क्लेम करने से बचें। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग विज्ञापन मामले में सीएनबीसी आवाज ने बड़ा एक्शन लिया है। जालसाजों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए हमने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में मामला दर्ज कराया है। दरअसल सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। देखिए ये पूरी खबर। सोशल मीडिया पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर जालसाजों की अब खैर नहीं। सीएनबीसी आवाज ने सोशल मीडिया के नटवर लालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अनुज सिंघल ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा दी है। कंप्लेंट फाइल कर दी है मैंने। जो ये लोग चला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत जल्द पुलिस आपके दरवाजे पे आने वाली है, इस बात को मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें कोई इस हवा में मत रहिएगा कि कुछ नहीं होने वाला। एक्शन होगा और ऐसा एक्शन होगा कि फिर आप याद रखेंगे। दरअसल सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। सोशल मीडिया में उनके फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टा पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए कहा जा रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी कार्रवाई के बाद अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। जिस नंबर से ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है ना, वो नंबर भी है हमारे पास, ठीक है। और जिन बैंक अकाउंट में पैसा वैसा मांगा जा रहा है वो भी है सब। हमें शिकायत मिली है कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं।
हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान हो जाएं। हम सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। आप इन झांसेबाजों, घोटालेबाजों के जाल में ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। टोयोटा की नई अर्बन क्रूजर टाइजर लॉन्च, बताएंगे ब्रेक के बाद। चलिए अब कुछ और खबरें। ताइवान में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 7.5 रही है। भूकंप के कारण मची तबाही ने 9 लोगों की जान ले ली। 730 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में भूकंप आया। भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। यह पिछले 25 साल में आने वाला सबसे तेज रफ्तार वाला भूकंप बताया जा रहा है। दक्षिणी जापान के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। ताइवान में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। टोयोटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अर्बन क्रूजर टाइजर लॉन्च कर दी है। टोयोटा की टाइजर को मारुति सुजुकी की फ्रॉक्सन के बेस पर बनाया गया है। शुरुआती कीमत 7,73,000 है और टॉप वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत 13 लाख रखी गई है। टाइजर किया सोनेट हुंडई वेन्यू को सीधी टक्कर देगी। टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जी हाँ, टाइजर आपके सामने है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है वो है कीमत। इसकी कीमत शुरू होती है 7,73,000 से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 13 लाख रुपया। कंपनी इसे जो मारुति की जो फ्रॉन्क्स है उस पर ही ये टाइजर बेस्ड है, इसलिए लुक के मामले में सब कुछ सेम है। फ़र्क कितना है? फ़र्क ये है कि जो सामने का लुक है बिल्कुल चेंज है। ये DRL फ्रंट ग्रिल और यहाँ पर आपको सामने टोयोटा का बैजिंग मिल जाता है। अदरवाइज इसकी लेंथ, इसकी व्हील बेस, इसका व्हील का साइज सब कुछ सेम है। टाइजर और फ्रॉन्क्स दोनों का जो व्हील बेस का साइज है वो है 2520 mm। जो इसमें व्हील्स मिलता है, जो व्हील्स का साइज है वो है 16 इंच, सेम फ्रॉन्क्स में मिलता है। टोयोटा की इस टाइजर में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक है 1.2 लीटर और दूसरा है 1 लीटर। 1 लीटर टर्बो इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp और उसमें आपको मैनुअल गियर के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता है। साथ ही पैडल शिफ्टर गियर भी दिया गया है। ये जो टाइजर देख रहे हैं ये टर्बो इंजन है। इसमें आपको कई फीचर्स अच्छे मिलते हैं, जैसे कि 9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, हेड अप डिस्प्ले मिलता है, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलता है। इसके साथ जो इसकी जो पार्किंग सिस्टम है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। साथ ही इसमें आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इस टाइजर का सीधा मुकाबला है हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट जैसी गाड़ियों से हैं और ये टोयोटा की फैमिली में 12वीं कार है। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का टाइम आ गया है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये बाजार 2350 करोड़ का है और आने वाले सालों में इसमें 18% CAGR की ग्रोथ आएगी। तो आप कैसे उठा सकते हैं इस मार्केट का फायदा, इसी पर होगी आज कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा शाम 5:57 पर।